हाँ भाई, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू द क्लास। और आज की क्लास में हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इसका एक पर्टिकुलर टॉपिक हम आज पढ़ेंगे सर्कल्स। इसके अलावा कोनिक सेक्शन में हमें पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के बारे में भी पढ़ना है और इन्हीं की कुछ वेरिएशंस के बारे में भी। पर आज की क्लास में स्पेसिफिकली हम सर्कल्स को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे ही आने वाली 4 क्लासेस में हम कोनिक सेक्शन अब ख़त्म करने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि एक कोनिक सेक्शन होता क्या है। जैसे कि ये हमारा कोन है, ठीक है। और अब इस कोन को मैं लेट से मैंने एक नाइफ लिया और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, ठीक है। तो जिस प्लेन के अलोंग मैं इस कोन को कट कर रहा हूँ तो उस प्लेन के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके का सेक्शन यहाँ पर कटने के बाद मेरे को इस कोन या जो फ्रस्टम बचेगा उसके टॉप पे मिलने वाला है। अगर तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी मैंने हॉरिजॉन्टली इसको काटा है तो हमें जो सेक्शन देखने के लिए मिल रहा है वो कैसा सेक्शन देखने के लिए मिलेगा, सर्कल देखने के लिए मिलेगा। आप वैसे भी सोचो एक कोन है और उसको आपने ऐसे ऊपर से बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टली उड़ा दिया तो जहाँ से कट लगा है वो सेक्शन क्या रहेगा, राउंड रहेगा, सर्कल रहेगा। ऐसे ही अगर मैं इसका एंगल इस लाइन के अलोंग कर दूं तो मेरे को पैराबोला देखने के लिए मिलेगा। अगर इन्हीं दोनों के बीच में मैं रखूं तो एलिप्स देखने के लिए मिलेगा। और अगर मैं इससे भी ज़्यादा इस प्लेन का एंगल कर दूं तो मेरे को हाइपरबोला देखने के लिए मिलेगा। ऑल्दो ये सब चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन सॉल्विंग को मतलब कंसिडर करते हुए, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि हम एक कोन को काट रहे हैं तो हमें जो सेक्शन मिल रहा है उस सेक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, कोनिक सेक्शन बोल रहे हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ द प्लेन क्या डिपेंड करेगा कि कौन सा कोनिक सेक्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है। वहाँ पे आपको सर्कल देखने के लिए मिल रहा है, एलिप्स, पैराबोला या फिर हाइपरबोला। एट टाइम्स आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसका क्या मीनिंग होता है वो हाइपरबोला के अंदर हम अच्छे से समझेंगे। अच्छा भाई, तो हमने ये तो समझ लिया कि अगर किसी कोन को ऐसे हम हॉरिजॉन्टली काटे तो जिस सेक्शन के ऊपर कट लगा हुआ है उस सेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, सर्कल बोल रहे हैं। पर अगर फिर भी मैं देसी भाषा के अंदर समझने की कोशिश करूं कि एक सर्कल है क्या, तो सर्कल है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, राइट। और कलेक्शन को अब हम क्या बोलने लगे हैं, जैसे हम थोड़े बड़े हो गए हैं तो बोलते हैं लोकस। अगर हम सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को कंसिडर करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है, इन सभी पॉइंट्स का लोकस है। मतलब उन सब पॉइंट्स को एक साथ हमने कंसिडर करा तो वो क्या बन गया, उन पॉइंट्स का लोकस बन गया। तो सर्कल भी एक लोकस ही है। और सर्कल कैसे पॉइंट्स का लोकस है, सर्कल ऐसे सभी पॉइंट्स का लोकस है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पे प्रेजेंट है। लेट से ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी आर है और ये डिस्टेंस भी आ रहा है। ये सभी डिस्टेंस, ये जो वाइट पॉइंट के डिस्टेंस हैं इस रेड पॉइंट से, ये सभी डिस्टेंसेस क्या हैं, आर है, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं आप। तो ऐसे सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को ही, ये जो वाइट पॉइंट्स के कलेक्शन है को ही हम क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। तो ये जो मतलब मेन जो सर्कल की प्रॉपर्टी है वो यही है कि सर्कल ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट दूरी पे मेंटेन्ड हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ से मैं इसका डिस्टेंस नापूँ या यहाँ से इसका डिस्टेंस नापूँ तो ये दोनों डिस्टेंसेस मेरे को क्या मिलेंगे, सेम मिलने वाले हैं, ठीक है। अच्छा भाई, अच्छा एक चीज़ और समझो, जो हम सर्कल बोलते हैं वो बेसिकली इस चीज़ को बोलते हैं, ये पार्ट को, ठीक है। जो ये वाला पार्ट है ये इनसाइड ऑफ द सर्कल है और ये क्या है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। यानी कि इस चैप्टर के अंदर जब भी मैं बात करूंगा, आपको इक्वेशन भी सर्कल की निकालना सिखाऊंगा, तो वो मैं इस पार्ट की इक्वेशन यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकाल के दिखाने वाला हूँ, ना कि इन सभी पॉइंट्स की जो सर्कल के अंदर की तरफ भी लाए करते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो यहाँ पे एक बार मैं डेफिनेशन वाइज जाऊँ तो बोल सकता हूँ कि सर्कल इज द लोकस, सर्कल इज द लोकस, लोकस मतलब कलेक्शन ऑफ पॉइंट, सर्कल इज द locus of all the points, locus of all the points। अभी मैं सब सिखा देगा, क्वेश्चन वोश्चन एनसीईआरटी के जो भी हैं वो सब मैं मेन आपको करा दूंगा। कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको उतनी डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े अपने एग्जाम में जब भी आपको सर्कल दिखे। सर्कल इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर प्रेजेंट एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं ना। कांस्टेंट डिस्टेंस, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस है क्या, आर। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, तो ये लाल वाला पॉइंट क्या हमारा फिक्स्ड पॉइंट है और इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं,
सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना सेंटर हो गया, और ये क्या हो गया अपना रेडियस यहाँ पर हो गया। आगे बात समझ में? तो सर्कल ऐसे सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, किससे? इस सेंट्रल फिक्स्ड पॉइंट से। फिक्स पॉइंट को क्या बोल दिया? सेंटर बोल दिया। और फिक्स डिस्टेंस को क्या बोल दिया? रेडियस हम लोगों ने यहाँ पर बोल दिया, ठीक है। अच्छा भाई, अब हम इक्वेशन ऑफ सर्कल को देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसी दिखती है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल का मीनिंग क्या है? देखो, जब हमने स्ट्रेट लाइन के अंदर भी मैंने आपको इक्वेशन निकालनी सिखाई थी, तो मैंने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लिया था। मैंने कहा था कि लेट से ये पॉइंट है 1,3 और ये पॉइंट है 4,5, तो मैंने एक रैंडम पॉइंट कंसिडर किया था x, y। अब मैंने स्ट्रेट लाइन की क्या प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था कि भाई जितना स्लोप यहाँ से निकलना चाहिए उतना ही स्लोप यहाँ से भी निकलना चाहिए, ठीक है। और फिर इस तरीके से मैंने x और y के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करके आपको दे दिया था और कहा था कि यही क्या हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन है। किसी भी चीज़ की इक्वेशन का मतलब आप अगर समझ पाएँ तो ये है कि आपने इक्वेशन कैलकुलेट कर दी, उस लाइन के ऊपर या उस कर्व के ऊपर जिसकी भी आपने इक्वेशन निकाली है, लाई करने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि आप अगर उस इक्वेशन के अंदर इस लाइन पे लाई करता हुआ कोई भी पॉइंट डालें, यानी कि x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू, तो वो आपका LHS और RHS वहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि इक्वेशन क्या हो रही है? सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी बात अब करते हैं सर्कल की इक्वेशन के बारे में, और सर्कल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसकी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। देखो, लेट से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक सर्कल बना दो, ठीक है, तो आप कैसा भी सर्कल बना सकते हो, थोड़ा सा छोटा या बहुत बड़ा, कहीं पे भी, नोटबुक पे, फर्श पे, दीवार पे, ठीक है, कहीं पे भी, हाथ पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप मेरी पसंद का सर्कल बना दो, तो मेरे को आपको क्या क्या बताना चाहिए? मेरे को आपको दो बातें बतानी पड़ेंगी। एक तो मुझे बताना पड़ेगा कि आपको इस सर्कल का सेंटर क्या है, ताकि आपको लोकेशन पता चल जाए। ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ कॉपी पे बनाने की और आप वो सर्कल अपने बेंच पे बना रहे हैं, ठीक है, तो वो काम यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि मैंने अब इसकी लोकेशन फिक्स कर दी है। और दूसरा, इसका रेडियस, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मैंने भी तो बता दिया नोटबुक पे बनाना, कोई बच्चा इतू सा सर्कल बना के बैठा, कोई भाई पूरे पेज पे ही एक सर्कल बना दिया। तो मेरी पसंद का अगर सर्कल मेरे को चाहिए तो मैं उसके अंदर बता दूंगा कि भाई इसका रेडियस सो एंड सो आप रखिए। यानी कि अगर मैं आपको ये दो जानकारी डिलीवर कर देता हूँ कि इस सर्कल का सेंटर क्या है और इसका रेडियस क्या है, तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं और आप एक बिल्कुल प्रिसाइज सर्कल जैसा मेरा मन में है वैसा आप बना करके मेरे को दे सकते हैं। अगेन देखो, मैंने थोड़ी सी देर पहले ही आपको बताया कि मैं जब भी मैं सर्कल की इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो मैं इक्वेशन के अंदर सर्कल के कौन से पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूं? मैं सिर्फ ये वाले पॉइंट्स को कंसिडर कर रहा हूं जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, नॉट इनसाइड इट, नॉट आउटसाइड इट, जो ऑन द सर्कल प्रेजेंट है। आ गई ये बात समझ में आप लोगों को? तो मैंने इसी इक्वेशन को कैलकुलेट करने के लिए एक रैंडम पॉइंट कंसिडर करा है जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल के ऊपर लाई करता हो, ठीक है। ये मैंने मान लिया यहाँ पे x, y। अब देखो, ये चीज़ तो आपने बचपन में ही पढ़ी है कि अगर मेरे को ये डिस्टेंस लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x माइनस h होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस k होल स्क्वायर्ड का स्क्वायर रूट इज दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पर? r हो गया। अगर यहीं पे मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूँ तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। हमारी क्या आ गई? इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं दो अननोन्स हैं, एक सेंटर ऑफ सर्कल एंड दूसरा रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि अगर मैं आपको लेट से कोई क्वेश्चन दे दूं, ठीक है, जैसे कि मैंने एक सवाल दे दिया कि एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है लेट से 1,-5 पे और जो इसका रेडियस है कितना है? लेट से √7 है, ठीक है। तो इस इक्वेशन की इस सर्कल की इक्वेशन आप लिख के मेरे को बताओ। तो आप कहोगे सर ये तो काफ़ी आसान काम है, x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगी? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। यानी कि √7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 7 निकल के आ जाएगा।
आ गई बात समझ में? और भी अगर लेट से मैं हल्का सा डिफरेंट आपके लिए दे दूं कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन लिख के दिखाओ जिसके सेंटर तो है ओरिजिन पे और रेडियस है इट्स का लेट से 13 है, ठीक है? तो आप क्या कहोगे सर, इसकी इक्वेशन है x माइनस 0 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर, ठीक है? तो ये कितना हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। आई बात समझ में या नहीं आई समझ में? कई बार हम एक नई इक्वेशन भी याद रख लेते हैं, मतलब अगर करनी है तो कर सकते हो, नहीं करनी तो नहीं भी कर सकते, कि भाई अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो इक्वेशन क्या रहेगी, तो भाई ये फिर हट जाएगा क्योंकि एच और के की जगह क्या आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, तो हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पर ये जनरल इक्वेशन है, इसके अंदर सेंटर कहीं पर भी वो फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट के ऊपर एक सेंटर था इस सर्कल का और उसका रेडियस भी थोड़ा सा अटपटा था, तो भी हम इक्वेशन लिख पाए। अब हो सकता है ऐसा आंसर पीछे से बुक में मैच ना हो, तो आप ये होल स्क्वायर्स खोल के लिख सकते हैं, तो फिर पीछे से आंसर भी मैच हो जाएगा। अच्छा देखो, ये चलो ये तो अच्छी बात है, पर सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है आपसे। उल्टा क्या पूछेंगे, जैसे कि बोलेंगे कि भैया ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है, आप रेडियस और सेंटर बताइए, ठीक है? आप रेडियस और सेंटर की वैल्यू बताइए, लेट से इस तरीके से। तो आप कहोगे सर x माइनस एच होता था और यहाँ पे माइनस क्या कर रखा है, 2 कर रखा है, इसका मतलब h की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। और सर कि यहाँ पे y माइनस के होता था पर यहाँ पे प्लस 2 है, यानी कि हमने माइनस क्या करा होगा, -2 करा होगा, तभी माइनस माइनस क्या बन गया, यहाँ पे प्लस बन गया। और ये आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी पता चल रही है, यहाँ से 16 पता चल रही है। तो आप कहोगे भाई कि जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो और कुछ नहीं 2, -2 है और रेडियस की वैल्यू 4 है। अब कई होशियार ऐसे मत कहना कि सर ये तो +-4 होना चाहिए, भाई रेडियस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। आई होप ये बेसिक क्वेश्चंस आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल से समझ में आए होंगे। बट अगेन जो चीज़ मैं आपके दिमाग में घुसाना चाहता हूँ वो ये नहीं है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, बल्कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो इन सभी पॉइंट्स की इक्वेशन है, ना कि इसके बाहर वाले पॉइंट्स की। चलो बाहर वाले तो फिर भी आप नहीं सोचते, पर आप सर्कल को सोच लेते हो कि ये पूरा क्या है, सर्कल ही है। हाँ है सर्कल, पर ये जो मैंने शेडिंग करी है ये क्या है, इनसाइड ऑफ द सर्कल है। ये जो पोर्शन है सिर्फ ये क्या है, हमारा ऑन द सर्कल वाला पोर्शन है, जिसकी ये इक्वेशन यहाँ पर लिखी हुई है। अगर कोई ज़्यादा होशियार बने और मतलब सोचे कि फिर मतलब अगर ये पूरे की इक्वेशन क्या लिखनी होगी हमें, तो भैया फिर वहाँ पे हमें इनइक्वालिटी का यूज़ करना होगा और इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी, x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बेसिकली ये सभी ऐसे पॉइंट्स का कलेक्शन है जिनका डिस्टेंस h, k से यानी कि सेंटर से क्या है, या तो रेडियस है या उससे कम है, तो फिर ये सारे अंदर वाले पॉइंट्स भी हमें वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। हालांकि ये सब बातें अभी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, अपनी इस इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर फोकस करना है, ठीक है? और ध्यान क्या रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो आप उसकी वैल्यू x एंड y की जगह पुट कर सकते हैं। आगे समझ में, नहीं आगे समझ में? जैसे कि अगर मैं हल्का सा अटपटा सवाल आपसे पूछ लूँ, और मतलब बहुत अटपटा तो नहीं पर बहुत ही हल्का सा अटपटा, जैसे कि मैं बोलूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस एक सेकेंड बस -6 इज इक्वल्स टू 0। आप ये बता दो कि इसका सेंटर कितना है और इसका रेडियस कितना है। आप कहोगे सर ये तो आपने सिखाया ही नहीं हमें। आपने तो हमें ये सिखाया था कि कहीं पे x माइनस 1 का स्क्वायर हो प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर हो इज इक्वल्स टू यहाँ पे 9 लिखा हो, तो सेंटर क्या हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा और रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे r स्क्वायर 9 है तो r कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। आपने तो ये सिखाया था। देखो ये बात तो सच है कि मैंने आपको ये सिखाया था और स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारी जो थी वो कुछ इसी फॉर्म में थी, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पर कोई बात नहीं, अगर इन लोगों ने क्वेश्चन स्टैंड फॉर्म में नहीं दिया, इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, इसको एक्सपैंड करके दे दिया, x माइनस एच का होल स्क्वायर कर दिया, y माइनस के मतलब सब कुछ होल स्क्वायर कर दिया। तो अगर हम इसे वापस उसी फॉर्म में लेकर के आ पाएँ तो हम क्या कर सकते हैं, अपना इसका सेंटर और रेडियस बता सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर तो अपने पास है, अच्छी बात है। इसके बाद अपने पास क्या है, -2x है, तो -2x मैंने लिख लिया। x वाली टर्म्स को साथ इकट्ठा कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1
और फिर यहाँ पे अपने पास क्या है -2x। इसके बाद यहाँ पे हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, देखो x का जो भी कोफिशिएंट है 2, इसका आधा कर लो यानी कि 1, और एक बार इसका स्क्वायर ऐड कर लो और एक बार स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लो। एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कहीं भी करी जा सकती है क्योंकि इन दोनों को लिखना ना लिखना बराबर बात है। यही खेल आप y के साथ भी खेलेंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 6 तो उसका आधा 3, तो 3 का स्क्वायर एक बार जोड़ लिया एक बार घटा लिया, और ये -6 क्या आ गया, एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हुआ x माइनस 1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये क्या हुआ y माइनस 3 का होल स्क्वायर। जो चीज़ अपने पास बची है यानी कि -1 का स्क्वायर -1, अब ऐसा मत करना कि -1 का स्क्वायर +1 कर दो, वो 1 का स्क्वायर करने के बाद आगे नेगेटिव लगा हुआ है। -3 का स्क्वायर यानी कि -9 -6 = 0। अब इसको देख के तो मतलब कोरिया का कोई छोटा सा बच्चा भी पहचान लेगा कि इस सर्कल का सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। तो ये आ गया 1,3 सेंटर आ गया, और रेडियस की वैल्यू की बात करूँ तो ये कितना आ गया 4। अब आप सोचोगे सर आपने जब क्वेश्चन लिखा था आप हल्की सी कैलकुलेशन कर रहे थे ताकि मतलब आपकी पसंद का सेंटर और रेडियस आ जाए। कहने का मतलब ये है कि मैंने दिमाग में ही सेंटर और रेडियस कैलकुलेट कर लिया था। अब इतना सब कुछ तो चलो, ये तो इतनी कैलकुलेशन नहीं हो सकता, मैं कर भी लेता दिमाग में, पर एट टाइम्स हो सकता है ना भी कर पाऊँ, ठीक है। तो ऑफकोर्स इसका कोई सस्ता जुगाड़ रहा होगा जिससे मैंने सेंटर और रेडियस कैलकुलेट करा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार वो भी बता देता हूँ कि कैसे मैंने दिमाग में कैलकुलेट किया था। पर चलो कोई नहीं, एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ पहले, ठीक है, फिर दोनों में एक साथ ही बता दूंगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 4x माइनस या लेट से प्लस 10y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे सब +1 मत लिखो यार, 1 से कैलकुलेशन मुश्किल होगी, +2 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो मैंने सबसे पहले आपको कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड लगाने से पहले क्या बताया था कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पर x स्क्वायर और y स्क्वायर दोनों का ही कोफिशिएंट 1 नहीं है, ये कितना है 2 है। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन रहेगी तो ये दोनों सेम रहेंगे, बात हमेशा पक्की है, ऐसा हो ही नहीं सकता है दोनों अलग अलग हो जाएं। अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी, और किसी की भी हो सकती है, हो सकता है इलिप्स हो सकता है हाइपरबोला भी हो, ठीक है, और भी कोई अलग लोकस हो सकता है, ठीक है, इन चारों कोनिक्स से अलग, पर सर्कल नहीं होगा, ये बात पक्की है। अगर ये दोनों कोफिशिएंट्स अलग अलग हो गए, दोनों सेम होंगे, ये बात तो हमेशा तय है। अब देखो मैं यहाँ पे 2 से इसे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर को एक साथ लिया मैंने प्लस, अब इसका क्या ले लिया मैंने यहाँ पे -2x ले लिया। अब x का कोफिशिएंट 2 है तो 1 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 1 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। फिर y स्क्वायर प्लस 5y, फिर y का कोफिशिएंट 5 है तो 5/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, 5/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब कैलकुलेशन देख रहे हो, थोड़ा मतलब डिफिकल्ट होने लगी है, इक्वल्स टू 1। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। कई बार ये भी गलती कर देते हैं कि अगर a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा तो -1 स्क्वायर ले लेंगे। अरे भैया, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो या b माइनस a का होल स्क्वायर हो या फिर a प्लस b का कुछ भी हो होल स्क्वायर अगर, तो उसमें a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव रहते हैं। -2ab जो होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं a प्लस बी, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, या फिर जैसे यहाँ पे हमने देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या हुआ, -1 -25/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलो ये तो क्वेश्चन आसान ही हो गया, सॉरी 25/4। सो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। तो सेंटर की वैल्यू अब की बार यहाँ से कितनी आ गई, 1, -5/2, और रेडियस यहाँ पे कितना आ गया, 5/2 आ गया। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से दिमाग में घुस गई होगी कि किस तरीके से हम कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड की मदद से सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट करके बता सकते हैं। अच्छा भाई, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको x स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लेना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर लिखने के लिए x का कोफिशिएंट कितना है 2, उसका आधा कर दो 1 और साइन चेंज कर दो, तो यहाँ पे -1 आ रहा था तो क्या हो गया +1। यहाँ पे 6 का आधा कितना 3 और साइन चेंज कर दिया तो +3।
रेडियस निकालने के लिए आपको क्या करना है, सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, तो -6, तो ये कितना हो गया √16, यानी कि कितना आ गया, 4 आ गया। तो मतलब इस तरीके से हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले x² y² का कोफिशिएंट 1 बना लिया। इसके बाद सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए x के कोफिशिएंट को आधा करके साइन चेंज यानी कि 1, y के कोफिशिएंट को आधा करके साइन चेंज। रेडियस लिखने के लिए x के कोफिशिएंट का स्क्वायर, सॉरी x वाले सेंटर का स्क्वायर प्लस y वाले सेंटर का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म 1 है, तो आंसर यहाँ से भी कितना आ गया 5/2। तो थोड़ा आसानी से निकाल सकते हैं इसे, ठीक है। तो आई होप ये समझ रहा होगा आपको अच्छे से, कोई इतनी दिक्कत की बात है नहीं इन सब क्वेश्चंस में, ठीक है। फिर कुछ और क्वेश्चंस भी अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेट से एक मैं फैक्ट कंसिडर करता हूँ कि या जैसे एक सवाल दिया है, इसके अंदर आपको बोल रहा है चेक इफ, कोई भी एक पॉइंट दे दिया, लेट से -1, 5 लाइज इनसाइड और आउटसाइड द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन कुछ भी दी है, जैसे कि लेट से x+1 का x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लेट से 25। और आपको बोल रहे हैं कि ये अपना अगर सर्कल है तो आपको चेक करके बताना है कि ये पॉइंट सर्कल के अंदर है या बाहर है। इस सर्कल को देखते ही एक चीज़ तो मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि इसका सेंटर कितना है 2,3 है और इसका रेडियस कितना है 5 है। एक छोटी सी चीज़ अगर आप समझ पाओ तो समझने की कोशिश करना। अगर तो ये जो हमारा पॉइंट दिया -1, 5, इसकी और सेंटर की दूरी रेडियस यानी कि 5 से ज़्यादा हुई तो ऑफकोर्स ये पॉइंट कहाँ रहेगा, बाहर रहेगा। पर अगर इसकी दूरी जो है वो मतलब कम रही रेडियस से, यानी कि 5 से कम रही, तो क्या रहेगा, इनसाइड रहेगा। और अगर इसकी जो मतलब सेंटर से इस पॉइंट की दूरी जो है वो रेडियस के ही बराबर रही तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट जो है ये सर्कमफेरेंस के ऊपर ही है। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है अगर वो रेडियस से बड़ा है तो ये पॉइंट बाहर हो जाएगा, अगर इक्वल टू रेडियस है तो सर्कल के ऊपर ही हो जाएगा, और सेंटर से अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस रेडियस से कम है तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनसाइड हो जाएगा। तो लेट्स सी कि ये डिस्टेंस है कितना। सो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, कुछ भी कर दो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अपना आ रहा है √13। अब √13 जो है वो लेस देन 5 है, ये बात समझ पा रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि ये अगर मैं लिखूं तो ये √25 है, तो √25 से तो √13 छोटा ही है। तो इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ पर है, इनसाइड ऑफ दिस सर्कल है। कहाँ पर है, इनसाइड ऑफ दिस सर्कल है। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में? ओके रिपोर्ट है, चलूँ आगे। इसकी एक प्रो टिप और भी होती है, अगर मैं आपको लेट से बताना चाहूँ तो बता सकता हूँ बताने को, ठीक है? चलो बता देते हैं। एक बेसिकली आप इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर हर चीज़ को ना लेफ्ट में ले जाओ, इसको हम बोलते हैं s, जैसे कि x -2 का स्क्वायर प्लस y -3 का स्क्वायर -25, ये हमारा s हो गया। s1 क्या है, s1 इज बेसिकली जब हमें जो भी पॉइंट दिया है वो हम इसमें डाल दें, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मतलब ये है x1 - 2 होल स्क्वायर, मतलब जस्ट मैं बता रहा हूँ, वरना ऊपर वाले तरीके से करोगे तो तुम्हारी स्कूल की मैडम ज़्यादा खुश रहेगी। तो इसके अंदर बेसिकली हम पॉइंट डालते हैं। अब s1 की कंडीशन है, अगर तो s1 हुआ लेस देन 0 तो पॉइंट है इनसाइड। अगर s1 इक्वल्स टू 0 मतलब ऑन द सर्कल, और अगर s1 ग्रेटर देन 0 तो आउटसाइड। मेन चीज यहाँ पर जो आपके समझने लायक है वो ये है कि अभी तो हो सकता है कि आप ये डिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको कंसिडर करके फिर भी सवाल कर लें, पर आने वाले समय में जब मैं पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला पढ़ाऊंगा तब ये डेफिनेशन s1 की सेम ही रहेगी और कंडीशन फॉर द पॉइंट टू बी इनसाइड और आउटसाइड भी सेम रहेगी। तो वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी
मतलब बेनिफिशियल रहती हैं आपके लिए। सो मैंने सिर्फ ये इसलिए बता दिया क्योंकि चारों के लिए सेम यहाँ पर चीज़ लग रही है, ठीक है। अभी का अगर मैं एग्जाम्पल कंसिडर करूँ तो इस केस के अकॉर्डिंग जो हमारे S1 की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, x1 की जगह कितना डालो -1, तो -1 -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 यानी कि 5 -3 का होल स्क्वायर टेक अवे 25। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये -12 आ रहा है, लेस देन 0 देयरफॉर इनसाइड। S1 से एक चीज़ और भी पता चलती है, अगर तो S1 बाहर है, जस्ट मैं ऐसे ही बताने के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि जस्ट इंफॉर्मेशन टाइप कि अगर तो ये आउटसाइड है तो स्क्वायर रूट ऑफ S1 से आपको क्या पता चल जाएगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट पता चलती है भाई, लेंथ ऑफ टेंजेंट। कहने का मतलब ये है कि अगर तो लेट से ये पॉइंट कहाँ होता, सर्कल के बाहर होता, ठीक है, एक सेकेंड, अगर ये पॉइंट कहाँ होता, सर्कल के बाहर होता, लेट से यहाँ पर है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पर है, तो अभी इस पॉइंट से हम सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये पॉइंट है तो यहाँ से एक टेंजेंट ये ड्रॉ हो गई, दूसरी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती, फिर स्क्वायर रूट ऑफ S1 होती है। अभी तो नेगेटिव आ रहा है, पॉइंट इनसाइड द सर्कल है, अंदर से तो टेंजेंट ड्रॉ नहीं होती है, ठीक है। आ गई बात समझ में, नहीं आ गई बात समझ में? तो जस्ट थोड़ा सा मैंने पिंक में ज्ञान बांट दिया यहाँ पे, और आगे चलते हैं। आपको पता होगा बचपन में 9th क्लास में आपने पढ़ा था 3 पॉइंट से हमेशा एक यूनिक सर्कल पास होता है। 1 पॉइंट से तो इन्फाइनाइट सर्कल पास होता है, 2 पॉइंट से भी इन्फाइनाइट सर्कल, 3 पॉइंट से यूनिक सर्कल पास होता है। तो अगर तो मैं एक सर्कल के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स बता दूँ, अगर तो मैं एक सर्कल के ऊपर आपको 3 पॉइंट्स बता दूँ, अभी के लिए मैं थोड़े सिंपल पॉइंट ले रहा हूँ, लेट से 0,4, 0,0 और लेट से एक और ले लेते हैं 0,-4,0, ठीक है। और आपसे बोलूँ कि ये 3 पॉइंट्स है भैया जिससे हमारा सर्कल पास हो रहा है, आप इसकी इक्वेशन लिख करके दिखाइए। समझ रहे हो आप, नहीं समझ रहे? तो इसकी इक्वेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करो। देखो इक्वेशन लिखने के लिए अपने को 2 चीज़ चाहिए टोटल मिला के, एक चाहिए हमें सेंटर, दूसरा चाहिए अपने को रेडियस। तो मैं वही 2 चीज़ निकालने के चक्कर में हूँ। ऑल्दो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर मेरे को यहाँ सेंटर मिल गया तो रेडियस निकालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। क्यों? क्योंकि सेंटर से सर्कमफेरेंस की दूरी ही क्या होती है, रेडियस होती है। तो मेन चीज़ क्या है अभी के लिए मेरे पास, सेंटर निकालना। तो ये देखो ये तीनों ही क्या है, रेडियस है। लेट से R1 है, ये R2 है और ये R3 है। क्या मैं बोल सकता हूँ R1 और R2 बराबर होंगे, या फिर दूसरी बार मैं बोल सकता हूँ R2 और R3 क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से मेरे पास 2 ही वेरिएबल है, H और K, या आर्बिट्री कांस्टेंट बोल सकते हैं इन्हें। आर्बिट्री कांस्टेंट आर बेसिकली कांस्टेंट, मतलब उनकी वैल्यू अपने को अननोन है, बस पता नहीं है। वेरिएबल जो होते हैं उसकी वैल्यू अननोन तो है ही है, पर एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई यहाँ पर वेरिएबल है और ये हमारा सर्कल है, तो एक्स वाई कैन टेक एनी वैल्यू ऑन दिस सर्कल। ये बात समझ में आ रही है? पर जो आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं उनकी है तो एक ही वैल्यू, पर वो हमें पता नहीं है। तो एच के को यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट बोलेंगे हम तो बेटर रहेगा। सो देखो R1 इज इक्वल टू R2 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बार यहाँ पे थोड़ा समझिए। क्या लिखेंगे, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम h और k के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। k स्क्वायर प्लस 16 माइनस कितना होगा 4 टू ज़ा 8k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पे तो देखो और भी मतलब कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया, मैंने ज़्यादा आसान पॉइंट ले लिया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। अदरवाइज जनरली मतलब अगर 3 पॉइंट्स हैं तो एक एच के की रिलेशन यहाँ से मिल जाता है, दूसरा यहाँ से मिल जाता है। फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स 10th क्लास का, k से हम h और k को सॉल्व कर सकते हैं। R2 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या है, h माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस माइनस 4 h प्लस 4 होल स्क्वायर k माइनस 0 होल स्क्वायर। तो इस भाई से ये भाई अगेन कैंसिल हो गया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इजी क्वेश्चन ले लिया है गेस।
तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, -2 आ गई। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपने को मिल चुके हैं -2, 2। अब देखो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं, तो अगर यहाँ से मैं r2 की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ तो ये क्या होगा, -2 - 0 होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मेरे को लिखनी है तो ये क्या होगा, x - h यानी कि x - -2, तो x + 2 का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r² यानी कि √8 का स्क्वायर। तो यही क्या हो गई, सर्कल की इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल गई। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो आपको दो चीज़ चाहिए, एक सेंटर चाहिए और दूसरा रेडियस चाहिए। तो कुछ भी करके आपको वो दो चीज़ कैलकुलेट करने की कोशिश हमेशा करते रहनी है। ठीक है, अब मतलब रद्दी सवाल तो मैं कितने भी उसमें करा ही सकता हूँ। जैसे कि लेट से आपको वो बोल दे कि भैया ये क्या है, एक सर्कल है, मेरे पास जब टेक्नोलॉजी है तो मैं इसकी मदद क्यों नहीं लेता। एक ही अपना सर्कल है, ठीक है, और हमको बता दे कि जो इसका सेंटर है ये एक्स एक्सिस पे लाई करता है, सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, सेंटर की मेरे को स्पेलिंग नहीं आती है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लेना। सेंटर लाई ऑन एक्स एक्सिस, एक बात ये बता दी, और एक पॉइंट ऑन सर्कल बता दिया। पॉइंट ऑन सर्कल क्या बताया इन्होंने, पॉइंट ऑन सर्कल दे दिया हमें क्या, 1,3, और फिर बता दिया कि रेडियस कितना है, रेडियस है लेट से 6। तो अगर सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो एक चीज़ मैं बाय डिफ़ॉल्ट मान सकता हूँ कि y की वैल्यू 0 है, तो h, 0, ठीक है। और फिर एक पॉइंट सरकमफेरेंस पे इन लोगों ने हमें दे रखा है क्या, 1,3, और फिर ये रेडियस भी बता दिया, यानी बहुत सारी जानकारी अवेलेबल है आपकी बार। ठीक है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं। तो h - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सो h - 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27, 36 टेक अवे 9, 27। सो h - 1 विल बी +- 3√3, और यहाँ से h की अपने पास दो वैल्यू आ गई, 1 + -3√3। तो वही बात है कि अब यहाँ पे आपको सेंटर मिल गया है, रेडियस आपको पता ही है, तो आप इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हो। एक केस में जब h की वैल्यू 1 + 3√3 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x - h का स्क्वायर प्लस y - k यानी कि 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। और अगर तो सर्कल के जो सेंटर है इसकी वैल्यू 1 - 3√3 है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस सेंटर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सेंटर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। सो इस केस में हमें ऐसे दो सर्कल्स देखने के लिए मिलेंगे जिनका सेंटर जो है वो x एक्सिस के ऊपर लाई करता है और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से भी पास होते हैं और उनका रेडियस कितना है, 6 है। ठीक है, अब कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर इसके अंदर h की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसको रिजेक्ट कर दो। भैया h क्या है, लोकेशन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर x पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, समझ रहे हो आप। रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता, अगर रेडियस नेगेटिव आता तो फिर मैं उसको रिजेक्ट कर देता। ओके, और देख लो क्वेश्चंस, 4-5 और देखते हैं। जैसे कि एक ये सर्कल दिया, ऑल्दो इसकी भी एक स्पेसिफिक इक्वेशन होती है, और अपने को इन लोगों ने बता दिया कि इफ दीज टू आर द डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पॉइंट्स, लेट से 1,3 एंड लेट से 7, -5, these are the diametrically opposite points of a circle, find equation of this circle। अब देखो वैसे तो अपने को ये मालूम है कि 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल पास होता है, पर अगर वो हमें डायमेट्रिकली अपोजिट 2 पॉइंट दे देते हैं, इसका मतलब उन्होंने सिर्फ पॉइंट्स फिक्स नहीं करे, उस सर्कल का रेडियस भी फिक्स कर दिया, क्योंकि डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस विल बी कॉल्ड डायमीटर। तो अगेन अगर इन्होंने थोड़ी सी इंग्लिश लिख दी, दैट द सर्कल इज पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एंड दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स,
देन हम बोल सकते हैं कि एक ही यूनिक सर्कल पास होगा। और उसकी इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस सेंटर के कोऑर्डिनेट मिल जाएं, फिर तो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी क्या है, रेडियस है ही है। अब देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालना भी कितना आसान है, डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, और ये 1:1 का रेशियो है, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी क्या है, 1 है। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट को निकालने का तरीका क्या है, ऐड करके 2 से डिवाइड। सो यहाँ पे h की वैल्यू मतलब 1 + 7/2 सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना। और जो हमारे k की वैल्यू है ये y2 + y1/2, तो ये 3 - 5/2, तो कितना आ गया, -1 आ गया। यानी कि जिस सेंटर को अभी तक मैं h, k समझ रहा था वो h, k नहीं बल्कि 4, -1 था। आई समझ में। और अगर सेंटर 4, -1 है तो यहाँ से रेडियस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, रेडियस है। सो रेडियस विल बी √4 - 7² प्लस -1 - -5 होल स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा अपना, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया, 5 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखना आसान है, x - h होल स्क्वायर y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। आया समझ में, नहीं आया समझ में? तो इस तरीके से मतलब क्वेश्चंस हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक आपकी बुक में भी अच्छा क्वेश्चन दिया था, वो ले लेते हैं। इसमें 2 तरीके से मैं करके दिखाता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी तो हम सीख रहे हैं, तो 1 तरीके से, 2 तरीके से, 5 तरीके से कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। ये एक सवाल मेरे को थोड़ा ठीक लगा था। इसके अंदर बोल रहे हैं कि अपने पास एक सर्कल है भाई, ठीक है, हिंदी में ही मैं बता दे रहा हूँ। और जो हमारा सर्कल है ये 2 पॉइंट से पास हो रहा है। अगर तो ये 2 पॉइंट्स डायमेट्रिकली अपोजिट होते तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे लिखनी है हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखी, पर वो सब नहीं बताया गया है। पर ये बताया गया है कि जो इस सर्कल का सेंटर है वो एक खास लाइन पे लाई कर रहा है, और इस खास लाइन की इक्वेशन हमें दी गई है। क्या खास लाइन की इक्वेशन है, 4x + y = 16, 4x + y = 16। अब देखो इसको मैं आपको 2 तरीके से करके दिखाता हूँ। वाइट लाइन दिख रही है ना, बुरी दिख रही है, दिख तो रही है पर बुरी दिख रही है। ये इसकी इक्वेशन भी अपने को इन लोगों ने दे रखी है, बढ़िया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला तरीका जिससे आप इसे सॉल्व कर सकते हो, मेथड 1, जो मेरा दिमाग को भी ज़्यादा थोड़ा सूट करता है, वो यही है। अच्छा, मेनली हम चाह क्या रहे हैं, सेंटर निकल जाए ना। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मैं जनरली क्या मानता था, h, k मानता था। पर h, k तो मैं तब मानता था ना जब मेरे पास कोई जानकारी नहीं होती थी। अब तो मेरे पास जानकारी है, क्या, कि जो सेंटर है वो इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ कैसे, कि अगर x की वैल्यू h है तो y की वैल्यू क्या होगी, 16 - 4h, क्योंकि ये जो सेंटर है ये इस लाइन के ऊपर भी तो लाई कर रहा है। तो अगर x की वैल्यू h है तो y की वैल्यू कितनी है, x की जगह h डाल दिया तो y कितना आ गया, 16 - h। और अब मैं कह सकता हूं कि जितना इस सेंटर का डिस्टेंस यहाँ से है उतना ही यहाँ से भी है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे लिखेंगे, h - 4 का होल स्क्वायर प्लस 16 - 4h - 1 का होल स्क्वायर का रूट अंडर, ये रेडियस है, शुड बी इक्वल्स टू h - 6 का होल स्क्वायर प्लस 16 - 4h - 5 का होल स्क्वायर। अब अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं तो रूट से रूट हट सकता है और बचे हुए पार्ट का मैं स्क्वायर कर सकता हूं। बचा हुआ पार्ट है क्या, h - 4 का होल स्क्वायर 15 - 4h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h - 6 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 4h का होल स्क्वायर।
सो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 8h 225 प्लस 16h स्क्वायर माइनस 120h। आई होप कैलकुलेशंस आर राइट। 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, 15 4 ज़ा 60 2 ज़ा 120। यहाँ पे भी h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस 121 प्लस 16h स्क्वायर माइनस 88h। कुछ कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो देख लेते हैं। h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, 16h स्क्वायर से 16h स्क्वायर कैंसिल, बस चलो कोई ना, सह लेंगे। तो देख लेते हैं इसे ऐड सब्ट्रैक्ट करके। तो माइनस 128h और अगर इन दोनों को ऐड कर ले तो 241 इज इक्वल्स टू माइनस 90h और ये 157। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं। इसको अगर मैं उधर ले लूँ तो ये 100 होगा, सॉरी, माइनस 88 माइनस 12h। तो इसको उधर ले लेते हैं। तो माइनस 28h इज इक्वल्स टू कितना, 41 33 41 84, राइट, नेगेटिव 3, सही है। सो सही है क्या, 28 3 या 84 ही होता है। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अगर h 3 है तो मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट लिख सकता हूँ। कैसे? मैं लिखूंगा कि भाई अगर h 3 है तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कितना है, 3, 16 माइनस 4 3 जा 12 यानी कि 4। और सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी क्या है, रेडियस है। तो रेडियस विल बी बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 होल स्क्वायर्ड प्लस 4 माइनस 5 होल स्क्वायर्ड विच इज 9 एड 4 विच इज रूट 13, राइट। अब मेरे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं, मेरे पास रेडियस है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैन बी रिटन, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख सकते हैं हम अब x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर्ड। एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, समझे नहीं समझे। तो इस तरीके से मतलब आसान आसान से क्वेश्चन आते रहते हैं। सर्कल उतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, नंबर ऑफ टेंजेंट्स का कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लेते हैं। नंबर ऑफ टेंजेंट्स की एक सर्कल, सॉरी 2 सर्कल हैं तो उन पे कितनी टेंजेंट्स बन सकती है, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। अच्छा, आई शुड नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स। सो इसके 3 केसेस हैं, आप मेनली कंसिडर कर सकते हो। वैसे तो 4 भी हैं, ठीक है, पर आप अभी 3 केस को कंसिडर कर सकते हो। कैसे कि अगर अपने पास, चलो 4 ही कंसिडर करते हैं, 2 सर्कल हैं कुछ इस प्रकार। तो अगर मैं चाहूं तो इन पे कितनी टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकता हूं, 1 देन 2, इस तरीके की टेंजेंट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। फिर ये आप देख सकते हैं 3 और ये आप देख सकते हैं 4। तो अगर 2 सर्कल ऐसे हैं जिसके अंदर क्या कार्यक्रम चल रहा है, बेसिकली जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो रेडियस के सम से ज़्यादा है, यानी कि लेट से ये r है और ये r है, ठीक है। तो r प्लस r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर से कम है, तो अपनी 4 टेंजेंट्स बन सकती है इस केस में, ठीक है। कितनी टेंजेंट्स बन सकती है, 4 टेंजेंट्स बन सकती है। सो इसको मैं लिख भी सकता हूँ
कि D इज ग्रेटर देन R प्लस R, राइट। फिर सेकंड केस अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ जिसके अंदर ये एक दूसरे को टच कर दे, अगर ये एक दूसरे को टच कर दे रहे हैं, लेट्स से ऐसे ही एक दूसरे को टच कर रहे हैं दोनों सर्कल, तो अगर यहाँ पे मैं टेंजेंट्स बनाने की कोशिश करता हूँ तो एक टेंजेंट, दूसरी टेंजेंट और ये तीसरी टेंजेंट, राइट। तो इस तरीके से हम 3 टेंजेंट्स बना सकते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस के अंदर अगर मैं देखूं मैथमेटिकली क्या कंडीशन होनी चाहिए, देख लिया हमने तो ड्राइंग वाइज तो ये है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स शुड बी इक्वल्स टू रेडियस का सम। सो डिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू r add r, राइट। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर शुड बी इक्वल्स टू सम ऑफ देयर रेडियस। फिर थर्ड केस भी हो सकता है जिसके अंदर ये इंटरसेक्ट करने लग जाए सर्कल। जस्ट मैं ऐसे ही थोड़ा सा ज्ञान बांट रहा हूँ आपको, ठीक है, समझ लो। खैर मेरे को नहीं लगता स्कूल में उतना सब पूछेंगे, बट स्टिल देख सकते हैं। तो अगर इस तरीके से 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस केस में 2 टेंजेंट्स आपको देखने के लिए मिल रही है। कितनी? 2 टेंजेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मैथमेटिकल अगर मैं कंडीशन लूँ, सो डिस्टेंस जो है हमारा अब की बार कम होना चाहिए, किससे? R1 प्लस R2 से। डिस्टेंस शुड बी लेस देन R1 प्लस R2। अभी इसके अंदर मेरे को एक चीज़ और भी ऐड करनी है, वो भी मैं कर दूंगा, बट डिस्टेंस शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन समथिंग, वो भी मैं बताएगा। अभी वो 4th केस के बाद आपको समझ में आएगा। ऐसा भी हो सकता है 2 सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हो, जैसे कि मैं यहाँ बना के दिखा रहा हूँ आपको, कुछ ऐसे, देख रहे हो। अब इस केस के अंदर सिर्फ एक ही कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, ये वाली, ठीक है। और ये तब पॉसिबल होता है, लेट्स से इसका सेंटर है, तो आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की दूरी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दूसरा रेडियस है, तो बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस शुड बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सो D शुड बी इक्वल्स टू R माइनस R। कभी कभी मतलब मॉड लगा देते हैं, अगर ये ना पता चले कि कौन सा बड़ा वाला है, ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉड लगा देते हैं। तो यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि ये जो डिस्टेंस है R माइनस R से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो मतलब उतना सब कोई पूछ नहीं रहा आपसे, बट स्टिल मैंने थोड़ा सा बता दिया। सो 3 चीज़ हमेशा कैलकुलेट करनी होती है आपको, दोनों सर्कल के रेडियस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, एंड देन यू कैन प्रिडिक्ट कि इन चारों में से कौन सा केस है और कितनी टेंजेंट्स बन पा रही हैं। अगर ये केस है तो 4 टेंजेंट है, ये केस है तो 3 टेंजेंट्स हैं, ये केस है तो 2 टेंजेंट्स हैं, और ये केस है तो एकमात्र टेंजेंट आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो सवाल बताऊं क्या? सवाल बता देते हैं, कोई भी सवाल ले लो, फर्क नहीं पड़ता। x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। सर्कल 1 ये है, और सर्कल 2 जो है हमारा ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, और यहाँ पर दिया है लेट से प्लस 4, नॉट प्लस 4, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो पहले सर्कल का अगर मैं सेंटर देखूँ तो सेंटर क्या है इसका? 2,3, और अगर मैं रेडियस की बात करूँ तो रेडियस कितना है? 5 है। और अगर मैं सर्कल 2 की बात करूँ तो इसके अंदर सेंटर कितना है? मैंने बताया था ना, x के कोफिशिएंट का आधा करोड़ साइन चेंज, y के कोफिशिएंट का आधा करोड़ साइन चेंज। अगर रेडियस की बात होगी इसके अंदर तो रेडियस कितना है? -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर टेक अवे 5। पॉइंट सर्कल बना दिया। इतना होशियार कैसे हो गया भाई तू कि पॉइंट ही सर्कल बना देगा? 1 कर लो यार, -1, तो रेडियस कितना आ गया? 2 आ गया। वो बेसिकली पॉइंट सर्कल बन गया था। पॉइंट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है
जिसका रेडियस कितना रहे, 0 रहे। ठीक है, ये सर्कल भी काफ़ी यूज़फुल होता है, ऑल्दो क्योंकि अभी हम उतना जेई वेई का नहीं देख रहे हैं तो उसके लिए वो सब चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अदरवाइज काफ़ी यूज़फुल चीज़ है वो भी। ठीक है, अब अगर मैं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, सो इट विल बी 2 माइनस माइनस 1, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये अपना कितना हो रहा है, ये हो रहा है 9 प्लस 1 यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10। आ गई बात समझ में या नहीं आ गई बात समझ में? आपको बोल रहे हैं कि कितने टेंजेंट्स यहाँ पे बनेंगे। तो अगर मैं फर्स्ट केस कंसिडर करूँ तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन आर प्लस आर, तो आर प्लस आर तो 7 हो रहा है, पर डिस्टेंस कितना है, रूट 10, तो काफ़ी छोटा है। 3 पॉइंट, अगर मैं पॉइंट भी लगाऊँ 3.16 के अराउंड ये बन रहा होगा। ठीक है, अभी मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, बस वो दिमाग में थोड़ा सा कैलकुलेट करके मैंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा भाई, अगर तो फर्स्ट केस तो नहीं है, सेकंड केस देखते हैं, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, ऑफ कोर्स नहीं है। ठीक है, थर्ड केस देख लेते हैं, जो फोर्थ केस सॉरी, डिस्टेंस जो है r माइनस आर के इक्वल हो, तो r माइनस आर इज 3 बट दिस इज 3.16, तो वो भी नहीं है। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो r माइनस आर से बड़ा हो, है बिल्कुल, ये 3.16 है और ये 3 है, और r प्लस आर से छोटा हो, यानी कि सेकंड केस यहाँ पर होने लग रहा है। तो कितनी टेंजेंट्स बनेंगी, नंबर ऑफ टेंजेंट्स यहाँ पर कितनी रहेगी, 2। नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी रहेगी, 2। ठीक है, अब भैया फॉर्मूला हर चीज़ के लिए, कोई बोलेगा कि सर इन टेंजेंट्स की लेंथ कितनी होगी, वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इन वाली ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इनकी भी लेंथ कैलकुलेट करी जा सकती है, पर उतना सब अपने को अभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अगर इतना भी मतलब आप सोच पा रहे हो, देन यू विल बी अहेड ऑफ मोस्ट ऑफ योर क्लासमेट्स। ठीक है, स्कूल की स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, सही है यार, बढ़िया, सर्कल निपट गया अपना 1 घंटे के अंदर अंदर। एक लास्ट क्वेश्चन चलो चलते चलते और कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इंग्लिश है इसके अंदर, जैसे कि बोल रहे हैं इफ अ सर्कल इज पासिंग थ्रू सेंटर, इंग्लिश में जानबूझ के लिख रहा हूँ पासिंग थ्रू सेंटर, ताकि आप समझ पाएँ थोड़ा सा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। पासिंग थ्रू दी ओरिजिन and cutting off intercepts on the coordinate axes। चलो एक क्वेश्चन और याद आ गया, एक्सेस कटिंग इंटरसेप्ट्स ऑफ लेंथ cutting intercepts of length A and B on the coordinate axes। ठीक है, find equation of that circle, वही है सवाल। find equation of circle which passes through the origin and cuts intercepts of lengths A and B on the coordinate axes। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी इंग्लिश लिख दिया मैंने, पर कोई बात नहीं। अब देखो, इसको करने के अगेन 2 तरीके हैं। अच्छा, 2 तरीके एक क्वेश्चन में मैंने और बताए थे, पर करा नहीं दूसरे तरीके से, राइट? कोई नहीं, याद आ गया मेरे को, अभी कर दूंगा। तो एक तो ओरिजिन से पास हो रहा है, और इंटरसेप्ट्स का मतलब ये है कि ये यहाँ पर ये इस लेंथ को वो ए बता रहे हैं। ठीक है, सो ये पॉइंट हो गया A,0, और इस लेंथ को वो बी बता रहे हैं, तो ये हो गया 0,B। सो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर। तो अगर ये परपेंडिकुलर ये तो एक कॉर्ड हो गई ये, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अगर कॉर्ड है तो ये सेंटर से पास होगा। सो ये क्या है, A/2, 0। और ये भी अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड है तो ये भी सेंटर से पास होगा, समझ रहे हो? सो ये पॉइंट क्या हो गया, 0,B/2। तो अब अगर मैं यहाँ से सेंटर के कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ A/2, B/2, क्योंकि मेरे को पता है येलो डॉटेड लाइन एंड ब्लू डॉटेड लाइन बोथ आर पासिंग थ्रू द सेंटर। व्हाई? बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, और आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर फ्रॉम अ थ्योरम इन क्लास 9। अगर नहीं भी पता तो भी मैं बता दूंगा कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, अब हमें सेंटर के कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं, और सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। सो यहाँ पे रेडियस कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, a/2 स्क्वायर्ड प्लस b/2 स्क्वायर्ड। आया समझ में? थोड़ा होल स्क्वायर खोल के आप लिख सकते हैं और सुंदर दिखेगा आंसर। ठीक है, चलो एक वो मेथड 2 से मैं कोई सवाल बता रहा था, अच्छा ये वाला कोई नहीं, मैं बता देगा। देखो भाई, यहाँ समझने की कोशिश करना थोड़ा सा, मैं बताता हूँ आपको। दूसरे, चलो मेथड 1 तो अब आपने लिख ही लिया होगा, इसको हटा ही देते हैं। दूसरे केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप h कॉमा के ही मान लो कि जो सेंटर है वो क्या है, h कॉमा के ही है। फिर आप कहोगे ये दोनों रेडियस इक्वल होने चाहिए, तो h माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये रेडियस, तो ये क्या होगा, h स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12h प्लस k स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k। सो h स्क्वायर k स्क्वायर से h स्क्वायर k स्क्वायर कट गया यहाँ पर, ठीक है। और अपने पास कितना बच रहा है, 25 11 61 माइनस 12h माइनस 10k, राइट। और यहाँ पे कितना बच रहा है, 17 माइनस 8h माइनस 2k। लेफ्ट राइट एडजस्ट कर लेते हैं, तो 4h प्लस 8k इज इक्वल्स टू 44, राइट। 4 से अगर डिवाइड भी कर दो तो h प्लस 2k इज इक्वल्स टू 11। सो ये एक इक्वेशन मेरे पास आ गई है h और k के बीच में। देखो h और k के बीच में एक इक्वेशन में और एस्टेब्लिश कर सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को पता है सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 4h प्लस k इज इक्वल्स टू 16। तो मेरे पास दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, और आपको h और k की वैल्यू पता चल जाएगी कि h 3 है और k कितना है, 4 है। अब आपको सेंटर पता है, रेडियस निकाल सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को ही क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, एक बोल रहे हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड, मैं ऐसे खुद ही क्रिएट करने की थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर at 2,3 and touching x-axis देखो यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक ये सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका कुछ तो ये सेंटर है 2,3। आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है। देखो ये बात तो आप समझते ही होगे कि क्या समझोगे कि सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी को रेडियस बोलते हैं, पर अगर यही दूरी आप कहीं यहाँ से देखें तो आपको रेडियस का भी अंदाज़ा लग सकता है। ये सेंटर की हाइट कितनी है, 3। क्या मैं बोल सकता हूँ रेडियस भी 3 है, और अगर रेडियस 3 है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी x माइनस 2 होल स्क्वायर्ड प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर्ड। ठीक है, चलो ठीक है, इतना ही रख लेते हैं। मैंने ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सर्कल आज की क्लास में आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड टू कीप दिस क्लास एज रो एज पॉसिबल, कि भाई मेरे दिमाग में जो जो चीज़ें आ रही हैं वो सब बताने की मैंने आपको कोशिश करी है। एंड आई थिंक दिस क्लास विल बी मोर देन इनफ फॉर एनी ऑफ योर स्कूल एग्जामिनेशन। ठीक है,
थोड़ा बहुत छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी रहेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए डिफरेंट बुक्स से, मॉड्यूल से, और कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। ठीक है, और शिक्षा लीडर से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए। वी विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को, मतलब अच्छे वाले दोस्तों को जिनकी आप मदद करना चाहते हो। थैंक यू एंड हैप्पी दिवाली, हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। एंजॉय दिस फेस्टिवल सीजन एंड पढ़ते रहो भाई थोड़ा थोड़ा। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू parabola. Bye.